बड़े बड़े नामों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिला है। कभी नर्वस हुए? माइकल फेल्प्स से जब मैं मिलने जा रहा था तो मैं बहुत नर्वस था। द ग्रेटेस्ट ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने मुझे कहा कि 2012 के ओलंपिक्स के बाद मैं सबसे सेलिब्रेटेड ओलंपियन ऑलरेडी बन चुका था। एक ADHD और डिप्रेशन का एक ऐसा दौर देखा कि आई वांटेड टू कमिट। लेकिन आज मैं वो जानना चाहता हूँ जो आप नेशनल टेलीविजन पे उनसे नहीं पूछ सकते हो। ओके। हार्दिक पांड्या वानखेड़े में जब पहली बार एज अ कैप्टन वो पहुंचे और जब उन्होंने वो आवाज सुनी जो नहीं सुनना, कोई क्रिकेटर नहीं सुनना चाहता, जो फीलिंग से वो आवाज आ रही थी। मीडिया को जो बोला वो बात अलग है, लेकिन वो तो कैसा लगा, बिकॉज आई थिंक इट वाज वेरी अनफेयर। रोहित शर्मा। वेलकम, दिस इज पार्ट 2 विथ अनंत त्यागी। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 देख कर आइए। इस पॉडकास्ट में आपको उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलेगा, जिससे आपकी ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स तो बढ़ेंगी, लेकिन आपकी लाइफ स्किल को भी एक अलग बूस्ट मिलने वाला है। आज आपको एक अच्छी स्टोरी से पता चलेगा कि हमारा देश आखिर बॉलर सेलिब्रेटेड कंट्री क्यों नहीं है, और अगर चेंज आ रहा है तो कैसे आ रहा है। ये सब जानने के लिए ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना। Why we are not bowler celebrated country? जब मैंने अपना मास्टर्स कोर्स किया था ना, वन ऑफ द माई रिसर्च प्रोजेक्ट्स डिसर्टेशन होता है, विच इज़ लाइक योर फाइनल प्रोजेक्ट इन योर मास्टर्स कोर्स। तो जामिया मास्कॉम में मैंने अपना मास्टर्स किया। वहाँ पे हमें एक टॉपिक दिया गया कि आप डू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने स्पोर्ट्स चुना, और उसमें जिस पे मैंने रिसर्च की वो था कि वाई इज क्रिकेट वेयर इट इज़ एंड फुटबॉल एंड हॉकी have not grown at the same pace. Okay. So 1970s was the time when we enjoyed the peak. फिर AstroTurf आ गई, because यूरोपियन नेशंस को आई एम श्योर लग गया होगा कि यार स्किल पे तो हम इन लोगों से compete नहीं कर सकते, स्टैमिना पे कर सकते हैं। AstroTurf is a lot about stamina. It's not less, but it's lesser about skill. It's more about stamina and strength and endurance और ये सब। तो जैसे ही AstroTurf आई, हमारी हॉकी थोड़ी सी अडेप्ट करने में उसको वक्त लगा। फुटबॉल ऑल्सो वी वर नॉट डूइंग आवर वेरी बेस्ट, और 83 में हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती क्रिकेट की। एट द सेम टाइम कलर टेलीविजन वाज लॉन्च्ड, सो द फेसेस दैट बिकेम हीरोज अमंग स्पोर्ट्स पीपल और एथलीट्स वर क्रिकेटर्स। 1987 में हम क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्रिकेट को वो इंपॉर्टेंस दी जाती है जो वो डिजर्व करती है। तो 87 तक आते आते क्रिकेट तो बहुत आगे निकल गया था और हॉकी और फुटबॉल बहुत पीछे रह गए थे। नाउ बैक टू द पॉइंट। नाउ अर्ली स्टार्स वर ऑल द ग्रेट सनी गावस्कर, उसके बाद ऑब्वियसली द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, मूविंग ऑन टू राहुल द्रविड एंड VVS Lakshman, Saurav Ganguly. We had so many stars, and then obviously the Virat and Rohit era starts. MS Dhoni came in the middle as a fabulous captain. But where is the bowler in all this? There is no bowler. वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल के साथ वो किया चिन्नास्वामी स्टेडियम में, बट यू रिमेंबर ओनली दोज 1 or 2 मोमेंट्स। यू विल रिमेंबर व्हाट अजीत अगरकर डिड इन दैट एडिलेड टेस्ट मैच, जिसमें राहुल द्रविड़ ने कवर ड्राइव के चौका मारा था, हमने एडिलेड में 2003 में जीता था। बट इक्की दुक्की मेमोरीज हैं। जहीर खान हमें याद आता है एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। उसी दिन हम याद कर रहे थे कि यार जैक के बाद कौन सा लेफ्ट आर्मर है जिसने टेस्ट क्रिकेट खेला है? नटराजन, जयदेव उनटकट, तीसरा लेफ्ट आर्मर नहीं गिना सकते आप। मतलब इतनी कमी रही है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग की। उसका कारण ये है कि वी हैव बीन अ बैटिंग ऑब्सेस्ड नेशन, एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स, क्योंकि हमने बैटर्स को मैच जिताते देखा है कंसिस्टेंटली। तो कुछ वक्त तो लगेगा। हम बात कर रहे हैं 1940-50 से जो दौर चला आ रहा है, जहाँ पे हम सिर्फ बैटिंग रिकॉर्ड से ऑब्सेस्ड रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हमने ग्रेट बैटर्स की स्टोरी सुनी है, to coming to a point where we look at a Jasprit Bumrah holding a pink ball and we don't look at him as a bowler, we look at him as hope. हम उन्हें उम्मीद की तरह देखते हैं। बिल्कुल। ऐसा लास्ट टाइम आप किसी के बारे में भी सोचोगे तो आपको बैटर ही याद आएगा, चाहे वो विराट हो या रोहित हो या MS धोनी हो या सौरव हो या राहुल हो या सचिन हो या सनी भाई हो या कपिल देव हो। चलो ऑलराउंडर भी डाल लेता हूँ मैं उसमें, बट प्योर गेंदबाज, इट्स द फर्स्ट टाइम इट्स रियली हैपेंड, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू चेंज। तो पहले सबसे पहले तो मैं बता दूं, वी आर जसप्रीत बुमराह फैन यहाँ पे। I only believe in Jassi bhai. I only believe in Jassi bhai. But change आ रहा है। It's a change, and that change has happened over the last decade. Do you think branding is one of the reason?
दैट कुड डेफिनेटली बी अ रीजन बिकॉज ब्रांड्स का Bat बहुत पे- बड़ा रोल है आपके दिमाग में वो इमेजेस छोड़ने का. अगर आप सिर्फ बैटर्स को 15 एड्स में देखोगे और बॉलर्स को 2 या 3 एड्स में देखोगे तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनेंगे. हाँ ठीक है, हाँ, मतलब ओके बुमराह इज देयर, बट if you see Shreyas, if you see KL more often, if you see Shubman Gill more often, again batters, Rishabh Pant, batter wicket keeper, या you'll only remember those. So that definitely has a role to play in it. कोई ऐसा fast bowler, probably Wasim Akram back in the heydays. Yeah. मतलब when he was at his peak, maybe Dale Steyn for a year. हद से जस्ट ज़्यादा. बिकॉज ऑफ इंजरीज. Shane Warne at some stage of his career and Anil भाई, मतलब ये 4 के मैं नाम डेफिनेटली ले सकता हूँ. मुझे कभी जिमी एंडरसन ने 700 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये मैच जिता देगा. कि मतलब हम ताश के पत्तों की तरह बह जाएंगे इसके सामने, या वो बाइसिकल पार्किंग की तरह सारी गिर जाएंगी हमारी इसके सामने. वो बुमराह है यार. बुमराह इज दैट होप, ही इज दैट अनडाइंग होप कि अगर 30 में 30 चाहिए हो, मैं कह रहा हूँ उस फाइनल में 10 में 10 चाहिए होते और वो पेनल्टीमेट ओवर बुमराह का तब भी होता, still with 6 wickets in hands, I think we still would have nicked it, and that is the hope that Bumrah has given. बुमराह इज उम्मीद. Bumrah is उम्मीद. जो एक्स क्रिकेटर्स के साथ आप बैठे हो, हाँ. आप कभी नर्वस हुए हो? बहुत. आई थिंक नर्वसनेस के बिना तो शो होना ही नहीं चाहिए. जब मुलाकात हुई कौन सी मेमोरी याद है आप? मैं 2 इंटरनेशनल एथलीट्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, एंड आई एम सेइंग एथलीट्स फॉर अ रीज़न. Yeah. मैं स्टार्ट करूँगा एक क्रिकेटर के साथ, द लेट ग्रेट डीन जोन्स, जिनके साथ मैंने 2018 का IPL सीजन किया था जो हॉटस्टार पे था. तो आई वाज होस्टिंग दैट वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू होस्ट लाइव क्रिकेट. लेकिन पहली बार जब आप शो शुरू करते हो और क्रिकेट के सवाल पूछते हो तो ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ाती है, वो बैट के मिडिल में बॉल नहीं लगती है जैसा आपको लगता था कि यार ये तो इसमें क्या ही है. उसके कारण है बहुत सारे. एक तो ऑब्वियसली ओकेजन की नर्वसनेस, दूसरा कान में इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं कि आपको उसे बैलेंस करने में थोड़ा सा वक्त लगता है. प्रोड्यूसर बात कर रहा है, डायरेक्टर बात कर रहा है, ग्राफिक्स वाले से डायरेक्टर बात कर रहा है. तो एनीवे, तो इस तरह का एक शो था जहाँ पे थोड़ी नर्वसनेस तो थी. उसके अलावा ये जो केओस था उसको कंट्रोल करके यू पुटिंग अप अ फ्रंट की, आई नो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिलैक्स्ड एंड आई एम सो एट पीस विद माई सेल्फ एंड सो इन लव विद दिस मोमेंट. शो बहुत ही ख़राब गया. मतलब प्रोड्यूसर के हिसाब से ठीक था, बट मुझे पता था कि यार मैं इससे बहुत 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 बेहतर कर सकता था. और मैंने क्या किया है, सामने डीन जोन्स खड़ा है, ब्रेट ली खड़े हैं, बड़े बड़े लोग. तो कई बार ऐसा लगता है जब आप खुद की आवाज़ आपको इतनी पसंद नहीं आती है, खुद का चेहरा इतना पसंद नहीं आता, लेकिन जब आप फिनिश आउटपुट देखते हो या दूसरों की निगाह से देखते हो तो लगता है इतना ख़राब भी नहीं था, इट वॉज ओके, बिकॉज ओनली यू नो वॉट यू कुड हैव सेड, नोबडी एल्स नोज दैट. ओनली यू नो वॉट वॉज द नेक्स्ट सेंटेंस जो आप बेहतर कह सकते थे, लेकिन किसी और को तो ये बात पता नहीं है. तो इसीलिए आप थोड़े से ज़्यादा हार्श हो जाते हो. तो इस सब की पहचान सबसे पहले डीन जोन्स को हुई. आई मीन गॉड ब्लेस हिज सोल, बट मुझे अच्छी तरीके से वो मेमोरी मेरे दिमाग में है. तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा उतरा हुआ, उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड यंग मैन. तो मैंने बोला डीनो आई एम रियली सॉरी, आई डोंट थिंक आई वाज एट माय बेस्ट टुडे. नो you're never at your best. तो मैंने कहा यार ये मेरी टांग खींच रहा है या मुझे सीरियसली बोल रहा है. well, I'm only joking. तो मैं समझ गया, अच्छा चलो टांग खींच रहा है तो और भी मतलब ये तो इंसल्ट पे थप्पड़ है ये. तो उन्होंने कहा लुक, ब्रॉडकास्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट टू मास्टर, बट वंस यू मास्टर इट, इट विल बी लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग फॉर यू. And he said that always remember that it's never going to come back. That moment is never going to come back. So you have to put it behind you. And the other thing is he said कि Australian coat of arms, जो ऑस्ट्रेलिया का जो एम्बलम है आप देखोगे तो उसमें 2 चीज़ें बनी हैं. उसमें एक चीज़ है कैंगरू और दूसरी चीज़ है ईम्यू. What is emu? Emu is a bird. Okay. जो उस कोट ऑफ आर्म्स में आपको दिखेगी. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स एन एक्सटिंक्ट बर्ड, नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स. Okay. जैसे ऑस्ट्रिच एक बड़ी सी बर्ड है, ईम्यू एक बर्ड. तो ईम्यू और कैंगरू बने. ही सेड यू नो द रीजन व्हाई दे एग्जिस्ट ऑन द ऑस्ट्रेलियन कोट ऑफ आर्म्स. तो मैंने कहा नो, आई हैव नो आइडिया व्हाई. सो ही सेड बिकॉज बोथ कैन नॉट टेक अ बैकवर्ड स्टेप. वो पीछे कदम नहीं ले सकते. वो यू टर्न मार के पीछे जा सकते हैं, बट वो पीछे का कदम नहीं ले सकते. वो सिर्फ आगे ही चल सकते हैं. And he kept that. I've got goosebumps as I say it because मुझे वो लम्हा अच्छी तरीके से याद है, the way he told. And that has stayed with me forever. अब 6 साल 7 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन मैं कभी वो बात ही नहीं भूलता जो मुझे डीन जोन्स. मुझे ऐसा लगता है कि डीन जोन्स मेरी लाइफ में आए ही इसलिए कि ये बताने के लिए कि यार कैंगरू और ईम्यू जैसे बैकवर्ड स्टेप नहीं ले सकते. तुम अपनी ज़िंदगी में पीछे नहीं जा सकते. अगर आगे जाना है तो स्टेप आगे की तरफ लो. एक चीज़ तो ये. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई रिमेंबर वेरी वेल वाज जब मैं माइकल फेल्प्स से मिला.
मुझे माइकल फेल्प्स को इंटरव्यू करने का मौका मिला. फॉर दोज हु मे नॉट नो, द ग्रेटेस्ट ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम, मेडल्स के हिसाब से 23 गोल्ड मेडल. माइकल फेल्प्स से जब मैं मिलने जा रहा था तो मैं बहुत नर्वस था. तो हम क्योंकि नर्वसनेस की बात कर रहे थे, तो और उसमें भी मुझे बताया गया कि मेरे पास 20 मिनट का वक्त है और 20 मिनट हार्ड स्टॉप है, कि मतलब 20 मिनट 1 सेकंड हुआ तो आपका इंटरव्यू का सवाल को बीच में रोक देंगे और कहेंगे सॉरी सर, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव. मैं थोड़ा नर्वस था. मैं माइकल फेल्प्स से मिला तो माइकल फेल्प्स ने एक जवाब देते हुए एक चीज़ मुझे बोली जो मेरे साथ रही, कि 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद he came to a situation where he had ADHD, which is attention deficiency hyperactivity disorder. उन्होंने मुझे कहा कि 2012 के ओलंपिक्स के बाद मैं सबसे सेलिब्रेटेड ओलंपियन ऑलरेडी बन चुका था. मैंने एक ADHD और डिप्रेशन का एक ऐसा दौर देखा कि आई वांटेड टू कमिट. We're talking about the greatest Olympian already. उसके बाद जो रियो में किया वो तो बाद में 4 साल बाद आने वाला था. और मैंने सोचा कि यार इतना सक्सेसफुल आदमी, इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद, इस स्टेज पे इतने प्रेशर के बावजूद इतनी बड़ी बात कह सकता है. इसके लिए कितना बड़प्पन चाहिए, इसके लिए कितना खुलापन, कितनी सहजता, कितनी सरलता चाहिए कि आप ओपनली दुनिया के सामने एडमिट करने को तैयार हो कि आपके पास भले ही 20 ओलंपिक मेडल हों, लेकिन you wanted to end your life. And he said the message that obviously he had therapy and he had to go through a lot of intensive sessions. He said the message that I got for my life was that it's okay to not be okay. And that remained a hashtag with him also. और I think उन्होंने जो अपनी चैरिटी शुरू की उसका भी वो मोटो यही बनाया, it's okay to not be okay. खुल के बात करो, अपनी परेशानी हो तो उसको शेयर करो. और अगर माइकल फेल्प्स कह रहा है तो इसमें कुछ तो हकीकत होगी. ऑफ कोर्स. कि इसमें शायद मैं एक तीसरा और जोड़ सकता हूँ जहाँ पे आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट वर्किंग विद केविन पीटरसन. अच्छा, मैंने केविन पीटरसन की बहुत सारी कहानियां सुनी थी. एवरीबडी नोज अबाउट केविन पीटरसन द कैरेक्टर. मतलब एक ऐसे इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम का वो हिस्सा रहे हैं जहाँ पे उनके खुद के टीममेट शायद नहीं चाहते थे कि वो सक्सेसफुल हो, बिकॉज ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. मैंने उनसे एक सवाल पूछा विराट कोहली के बारे में और शुभमन गिल के बारे में, क्योंकि हम अक्सर वो कंपैरिजंस करते हैं कि द नेक्स्ट विराट कौन बनने वाला है. ही सेड दिस ऑन द शो. ही सेड, यू नो व्हाट, you will not remember Sachin for the 34,000 international runs. You will not remember Virat Kohli for the number of hundreds that he scored. You will always remember them for the way they made you feel. आपके साथ वही यादें रह जाएंगी जैसा इन्होंने आपको महसूस कराया. सचिन तेंदुलकर जी ने जो शारजा में किया, उसके एग्जैक्ट नंबर्स कितनी बॉल में बनाए, ये याद नहीं रहेगा. एंड अगेन आई टेक दैट लेसन इनटू स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग. आपने एक गलती कर दी, 2 गलती कर दी, एक आध फंबल हो गया, वो ज़रूरी नहीं. अगर आप सहज, सरल और सच्चे रहे उस शो के दौरान, लोगों को वो याद रहेगा. एज अ ब्रॉडकास्टर आपको बहुत ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिला है. यू फील लकी? ब्लेस्ड, प्रिविलेज्ड. एंड मयंती लैंगर जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी कॉलेज की सीनियर रही हैं, वो मुझे हमेशा कहती हैं कि अनंत, प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज. एंड आई टेक दैट वेरी सीरियसली. You feel the pressure, it's good you do because it's a privilege. And that's what it is for us. Wow. एक गेम खेलते हैं आपके साथ. Done. Let's go. आप एक सिचुएशन दे रहा हूँ मैं आपको. I'm excited now. छोटी सी गेम है, छोटी सी. बहुत ज्ञान हो गया ना, आप थोड़ा गेम. मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप एज अ ब्रॉडकास्टर नेशनल टेलीविजन पे आते हो, आपके साथ बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है. आप बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के इंटरव्यू लेते हो, उनसे बातचीत करते हो. लेकिन आज मैं वो जानना चाहता हूँ जो आप नेशनल टेलीविजन पे उनसे नहीं पूछ सकते हो. ओके, हाँ. लेट्स स्टार्ट विद विराट कोहली. हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू क्विट छोला भटूरा? ओह, इजी. रोहित शर्मा. क्या चैंपियंस ट्रॉफी आपका आखिरी वाइट बॉल टूर्नामेंट है? ये मैं नेशनल टेलीविजन पे उनसे नहीं पूछ सकते. आप सेफ खेल रहे हो, चलो कोई बात नहीं. ऋषभ पंत. हाँ, ये तो बड़ा टफ गेम है यार. ऋषभ पंत, द ग्रेटेस्ट कमबैक. वही मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि जब होश आया, अब वो गाड़ी उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी के साइड में था, या जब वो पहली बार होश आया, तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? I would love to know that. Everyone wants to know. Because from there to here, his superhuman stuff, yeah. हार्दिक पांड्या. वानखेड़े में जब पहली बार एज अ कैप्टन वो पहुंचे, और जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी जो नहीं सुनना, कोई क्रिकेटर नहीं सुनना चाहता,
तो आवाज नहीं, जो फीलिंग से वो आवाज आ रही थी, जिस फीलिंग के साथ, जिस फीलिंग बिल्कुल। के साथ वो आवाज आ रही उसके बाद जब अपने होटल रूम पहुंचे तो कैसा लगा? मीडिया को जो बोला वो बात अलग है, लेकिन वो तो कैसा लगा? बिकॉज आई थिंक इट वाज वेरी अनफेयर। मतलब मैं ऑनेस्टली कहूँगा विदाउट एनी बायसेस व्हाटसोएवर, इवन दो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रोहित द कैप्टन, ऑफ कोर्स, हु बट इजंट? डिसीजन तो ले लिया गया है ना, कप्तान वो बन चुका है, और जितना उसने कप्तानी का मन बनाया था उतना ही टीम चाहती थी कि वो कप्तान बने। बिल्कुल। It's not an individual sport. We are individuals in a team sport in cricket. That would have hurt. कमिंग बैक टू योर स्टोरी, Yes. फिर आपने मास कम्युनिकेशन की और फिर आप लंदन चले गए। Yes. Yeah. फिर आपको किसी फ्रेंड ने कन्विंस किया कि यू शुड डू द कमेंट्री, ब्रॉडकास्टिंग। That's right. कौन था वो फ्रेंड? His name is अभिनव मोहनोट. वो अभी भी लंदन में रहता है. वो अभी भी बहुत सक्सेसफुल है, और अभी भी उसमें विजडम उतनी ही है जिसके चलते उसने मेरे करियर को एक अलग आयाम दिया, एक नया शेप दिया. सो जामिया के बाद मैं इंग्लैंड पहुंचा. इंग्लैंड में मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना चाहता था, तो अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट वर्क आउट. फिर किसी तरीके से, मतलब टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होते हुए मैं ब्रिटिश गैस नाम की एक कंपनी में मैंने एक अच्छी सेफ सिक्योर नौकरी ढूंढ ली. पैसे भगवान की दया से अच्छे खासे मिलने लगे और मैं सेटल हो गया इंग्लैंड में, और स्पोर्ट्स को इतिहास बना दिया कि मैं अब स्पोर्ट्स से क्या लेना देना, अब कॉर्पोरेट लाइफ ही जो है वो मेरी ज़िंदगी है. टोटल कट ऑफ? टोटल तो नहीं, मतलब देखता ज़रूर था. लाइक आई सेड, ओवल और लॉर्ड्स में मैचेस होते थे तो ज़रूर देखने जाता था, टिकट लेके बाकायदा 4 या 5 दिन के उस समय. आजकल तो 3 दिन में टेस्ट मैच निपट जाते हैं, तब होते तो मेरे थोड़े पैसे बच जाते हैं. बट हाँ, मतलब मैं जाता था, मैचेस देखता था. बट हाँ, फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा, और थोड़ा बहुत विंबलडन देखने जाता था, बट उसके अलावा फोकस पूरा जॉब पे था, नौकरी पे. प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें अपना फोकस नहीं होता था. और यही हुआ कि मैं मतलब एक हॉस्टल में कुछ टाइम के लिए रहा. इंडियन YMCA उस हॉस्टल का नाम था. बिग शाउट आउट टू इंडियन YMCA, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता था. तो मैं वहाँ खाने की वजह से शिफ्ट हुआ. मैंने सोचा यार खाना मिलेगा यहाँ पे, बढ़िया देसी खाना. और मैं थोड़ा पक गया था यार, कोल्ड कट्स और कोल्ड सैलड्स खा के वहाँ पे. तो एनीवे, मैं उस हॉस्टल में था, और वहाँ पे मैंने ESPN स्टार स्पोर्ट्स का पोस्टर देखा, जहाँ पे वो प्रीमियर लीग कमेंटेटर्स की तलाश में आए थे. तो 3-4 लोग थे ESPN स्टार से जो आए थे, जिन्होंने वो पोस्टर लगाया था, और वो ढूंढ रहे थे ऐसे लोग जिन्हें फुटबॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, जिन्हें उन्हें इंडिया से ना लाना पड़े कमेंट्री करने के लिए. अच्छा, ये वही दौर था जब ESPN स्टार स्पोर्ट्स हिंदी में कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था अलग अलग स्पोर्ट्स में. तो आपको याद होगा कि क्रिकेट की कमेंट्री रेगुलरली कंसिस्टेंटली 2013 में शुरू हुई. हर मैच हिंदी में भी दिखाया जाएगा, 24 घंटे उसकी हाईलाइट्स भी हिंदी में आएंगी, प्रोग्रामिंग पूरी हिंदी में की जाएगी. उसी मुहिम में ये फुटबॉल का एक प्रोजेक्ट भी था उनका, जिसमें मैं थैंकफुली सिलेक्ट हुआ. अभिनव मोहनोट जी ने मुझे बोला, अरे वो वहीं पे बैठे हैं ESPN स्टार वाले, मिला उनसे. तो मैं मिल के आया, और उनको मेरी आवाज़ पसंद आई. मैंने उन्हें अपना जामिया का बैकग्राउंड, अपने थोड़े दादा नाना की चीज़ें बताई कि यार हिंदी मेरे खून में है, ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेज़ हो गया हूँ यहाँ पे 6-7 साल रह के. तो वो थोड़े कन्विंस हो गए. वो जैसे करीना कपूर का डायलॉग था कि मैं और बोलूँ या आप कन्विंस हो गए. तो मैंने बहुत कुछ बोला, फिर वो कन्विंस हो गए. तो फिर उन्होंने मुझे वर्कशॉप में बुलाया. वर्कशॉप में सिलेक्शन हुआ. कुछ बड़े बड़े फुटबॉल कमेंटेटर्स जैसे कि पीटर ड्रूरी ने हमें ट्रेन किया, हमें बताया कि फुटबॉल कमेंट्री के हाइजीन क्या होती है, बेसिक्स क्या होते हैं, क्या ऑब्जर्व किया जाता है, एक लीड कमेंटेटर का रोल क्या होता है, एक एक्सपर्ट क्या रोल निभाता है, उससे आप बेस्ट कैसे निकलवा सकते हो, वगैरह वगैरह. तो 5-6 हफ्ते की वर्कशॉप के बाद फाइनली मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला. बस वो दिन है और आज का दिन है. आज मैं आपके सामने बैठा हूँ एज अ कमेंटेटर. दैट्स इट. अविनाश जी, thank you for giving us Mr. Anant Tyagi. Thanks Abhinav. Now I want you to bring back the broadcaster. Okay. Last question of the evening. हाँ. जो नए आपको एडमायर कर रहे हैं, अरे हम भी नए ही हैं यार. नहीं, मैं आपको बहुत एडमायर कर रहा हूँ. सो उनके लिए क्या मैसेज है जो ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं, किसी बड़े चैनल के साथ काम करना चाहते हैं? एक लास्ट मैसेज एज अ ब्रॉडकास्टर. Process is very important. What I have always done in my life is, जो 4 स्टेप है मैंने कभी डिस्काउंट नहीं किए. पढ़ो, लिखो, उसके बाद उसको बोलो, और उसके बाद रिवाइज करो कि एग्जैक्टली मैंने क्या बोला है. खुद असेस करो, एंड देन गो बैक टू लिखना, पढ़ना, बोलना. एंड पढ़ो, लिखो, या रीड, राइट, स्पीक, रिपीट.
read, write, speak, repeat. Okay. I think a lot of people are in the habit of facing the camera without having read enough and written enough. मुझे written word की पावर जो है वो कमाल की लगती है. उसके भी दो कारण हैं. एक तो आप लिख के आप समझ जाते हो कि यार कितने शब्द में मैं बोलने वाला हूँ ये चीज़. और दूसरा मुझे ऐसा लगता है आपका मेमोरी सिस्टम ऐसा बना हुआ है ब्रेन का कि आप रिटेन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करोगे अगर आप लिखो मतलब पहले तो पढ़ लो उस मैच के बारे में. सिंपल एग्जांपल है, सपोज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डे नाइट पिंग बॉल टेस्ट चल रहा है. दिन में क्या क्या हुआ, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, क्या क्या हुआ, उसकी एक 5 मिनट की समरी पहले पढ़ ली. उसके बाद अपने शब्दों में लिख लो. उसके बाद कैमरा फेस करो और देखो फर्क पड़ता है कि नहीं. एंड ट्राई डूइंग इट विदाउट डूइंग द फर्स्ट 2 steps. Anand Bhaiya, thank you so much for welcome. this podcast. This mind-changing podcast for me. मेरा माइंड चेंज हुआ. आपने मेरे पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे बदले. आपकी स्टोरीज सुन के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. आपका क्या एक्सपीरियंस है? नो लाइकवाइज, मैं यही बोलने वाला था कि मतलब बहुत कम होता है कि आप अपने करियर और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे रिफ्लेक्ट कर पाते हो. तो आई थिंक द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन दैट फॉर मी, कि मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पाया हूँ कि यार हाँ एक्चुअली ये सब भी हुआ है लाइफ में. कभी डीन जोन्स भी मिले थे, कभी केविन पीटरसन ने भी ये कहा था, कभी कंधे पे उन्होंने भी हाथ रखा था, कभी माइकल फेल्प्स भी रोया था. तो मतलब अच्छा लगता है ये रिफ्लेक्ट करके. सो इट्स आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू कॉल्ड मी एंड दैट आई कुड रिफ्लेक्ट ऑन दिस जर्नी सो फार विच इज़ ओनली जस्ट बिगिनिंग. अभी तो रास्ता बहुत लंबा है. जाने से पहले हाँ. दिस इज फॉर यू. दिस गिफ्ट इज फ्रॉम रॉबेयर. थैंक यू रॉबेयर. वाओ. दे मेक कूल सनग्लासेस. सो आई होप रॉबेयर की तरफ से ये गिफ्ट और ये हैम्पर आपको पसंद आएगा. Thank you very much, Puneet and Robert, for this. This is not required, but thank you very much. I really appreciate it. So this was our अनंत भैया. I hope आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. आपके सजेशंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम और इम्प्रूव कर पाएँ और ऐसे और गेस्ट आपके लिए लेकर आ पाएँ. और हमेशा की तरह पॉडकास्ट को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले गेस्ट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.